we have flora and fauna, means plant and animals of that specific area. Yes or no? In this we have learned that we have 6 realms like North America, South America, Africa, Europe, and Asia, Australia, like the continents. As we know, we have 7 continents ना. कितना continents है अपने पास? अरे पूरे अर्थ में कितने continent में divided है? 7 में है ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा. यहाँ पे जो हम लोग according to Alfred and Wallace, we have 6 region, 6 biogeographical region, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Realms बोलते हैं. According to Alfred Russel Wallace, उसने क्या किया? पूरे वर्ल्ड को 6 बायोजियोग्राफिकल रीजन में उसने डिवाइड किया और हर एक को उसने क्या बोला? रियल्म्स बोला. जिसे अपने पास पहला क्या है? नियर्कटिक. That is North America. That we call as North America. Okay. Next we have neotropical. That is we have, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका बोलते हैं. Yes or no? Next we have, ये सारा नाम हम लोगों ने लिखा था क्या? No sir. इथोपिकल. नियोट्रोपिकल हो गया, इथोपियन. That is we have अफ्रीका. फोर्थ में आपके पास क्या है? पैलिएट्रिक. That is we call it as Europe. Yes or no? Next we have in 5th number, that is Oriental. Fifth realm is Oriental. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एशिया. इसके अंदर इंडिया वगैरह, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब आते हैं, अफगानिस्तान वगैरह. नेक्स्ट वी हैव ऑस्ट्रेलियन. इसका तो मतलब पता ही होगा, यहाँ पे क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है. यस और नो? ऑस्ट्रेलिया. इज इट क्लियर? We have these 6 realms, and according to this we have different geographical distribution. ऐसा and it is believed that millions of years ago all the continents were present in the form of single landmass. For example, this is the Nearctic, this is the Palearctic, and this is here Ethiopian, and this is here Neotropical. Here this is Australian, and here this is Oriental. Initially, according to some scientists, ऐसा believe किया जाता है कि initially these lands were in a single landmass. These continents were in a single landmass. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंगिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? पेंगिया बोलते हैं. मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा. जैसे इधर आपके पास क्या हो गया? नियर्कटिक हो गया. फिर इधर कुछ आपका क्या हो गया? पैलियर्कटिक हो गया. नीचे आपका यहाँ पे क्या होता है? इंडिया का मतलब एशिया होता है. तो नीचे वाला बॉटम मोस्ट पार्ट क्या होती है? इंडिया होती है. इधर आपके पास क्या है? ऑस्ट्रेलिया हो गया. इधर क्या आपके पास? नियोट्रॉपिकल हो गया. क्लियर है क्या? और इधर आपके पास क्या है? इथोपियन हो गया. 6 हो गए ना? जो ये तीनों 6 को 6 कम कंबाइनली क्या बोलते हैं? पेंगिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेंगिया. बात समझ में आ रही है? It is believed that millions of years ago all continents were present in the form of single landmass that we call as Pangaea. बाद में
कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग पार्ट में बंटना ना। ड्यू टू क्या हुआ, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, जब दोनों में क्या हुआ, लैंड मास में क्या हुआ, बायोफर्केशन हो गया, तो मतलब ये अलग अलग पार्ट में फिर बढ़ गए। यस और नो, बीच में कोई कहीं पे सी आ गया या फिर कुछ और आ गया, कोई और बैरियर बन गया, इस तरीके से ये अलग अलग हो गए। सो लेटर ड्यू टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट these lands masses got separated from each other by the sea। समुद्र की वजह से क्या हो गया, बीच में ये सेपरेट हो गए। सब सारे के सारे सेपरेट हो गए, और हर एक के बीच में क्या आ गया, समुद्र आ गया। जैसे आपको पता होगा पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, इस तरीके से बहुत सारे आपके पास ओशियन है, जिनकी वजह से ये सब के सब क्या हो गए, क्या हो गया बताइए तो, सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए। और इसीलिए हम लोग उसको अलग अलग रूप में देखते हैं, अलग अलग इसमें कंटिनेंट में देखते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। And this was happened basically due to the tectonic plate theory. As we know, the Earth's outer shell is composed of plates that move a little bit every year, and heat coming from the interior of the Earth that triggers this movement to occur through convection current inside the mantle, जिनकी वजह से क्या होती है, ये वाला काम होता है कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। यस और नो? मतलब जो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे थे, उनमें क्या हो गई, सेपरेशन हो गई, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट बोला। इज इट क्लियर? हाँ सर। सब में लिखा क्या इसको? यस सर। Should I proceed? यस सर। Later, due to continental drift। और सारे बच्चों को पता है कि क्लास 9 बजे से थी? पता नहीं। Later, due to continental drift, the land mass जो पेंगिया था, the land mass got separated from each other. Yes or no? As these continents had different climate, so plants and evolve in this region will be of different variety। जब एनवायरनमेंट अलग रहेगा, हैबिटेट अलग रहेगा, तो उनका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ भी तो अलग अलग होगा ना, उनके वैरायटीज भी अलग अलग होंगे। यस और नो? हर कुछ अलग अलग होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? For example, we can see and we can say that in South America, mammals resembling horse, hippocampus, bear, rabbit that were present। एक हम लोगों ने इसका ग्राफ पढ़ा था क्या, जहाँ पे पहले वो शीप था, फिर उससे और बड़ा हुआ, फिर डोंकी हुआ, फिर उससे लास्ट में हॉर्स बना, याद है क्या? हाँ सर। साउथ अमेरिका, these mammals were mammals resembling horse। ऐसे mammals जो कि हॉर्स से रिजेंबल करते थे, उसमें हिप्पोपोटेमस आता है, बियर आता है, रैबिट आता है, और हम लोगों ने अलग अलग वर्टिकल से डोंकी वगैरह आता है, that were present at the time, but due to continental drift, साउथ अमेरिका joined नॉर्थ अमेरिका। इसने क्या कर दिया, साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन करके क्या बनाया, और जो बीच के जो एनिमल्स थे, that were overridden by North America fauna। क्लियर है क्या?
तो जब ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट होगा तो कुछ पार्ट अलग भी होंगे और उसी अरेंजमेंट के दौरान कुछ आपस में ज्वाइन भी हो सकते हैं। यस और नो? कुछ आपस में ज्वाइन भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? इन प्री हिस्टोरिक टाइम ऑस्ट्रेलिया was a part of Asian continent. पहले किसका पार्ट था वो? एशियन कंटिनेंट का पार्ट था। After the evolution of prototherians from reptiles, Australia got separated from the mainland of Asia. According to evolution, ऐसा क्या होता है? According to evolutionary theory जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, पहले ये एशिया का पार्ट था, बाद में इसी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये सेपरेट हो गया और ये एशिया अलग हो गया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हो गया। यस और नो? लेटर ऑन यूथेरियन मैमल्स इवॉल्व इन एशिया व्हिच वर कार्निवोरस इन नेचर। दे डिस्ट्रॉयड द प्रोटोथेरियंस एंड मार्सुपियल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, अभी इंडिया में अब नहीं पाई जाती। आगे ना, क्योंकि ये जो इनकी जो प्रोटोथेरियंस थे, जो आपके पास यूथेरियंस थे, Eutherians that destroyed the prototherians as well as marsupials from Asia, but paused mammals, that marsupials of Australia, survived because lack of competition from any other mammal. मेरी बात समझ में आ रही क्या? एक होता है कंपटीशन, जो आप लोग इकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, कौन स्पेसीज सर्वाइव करेगा डिपेंड करता है, कौन कितना सर्वाइव करेगा डिपेंड करता है कि उनका कंपटीशन कितना है। यस और नो? अब किसके लिए कंपटीशन? ऑब्वियसली उसको खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो फूड के लिए कंपटीशन होगा, हैबिटेट के लिए कंपटीशन होगा। तो जो जी पाएगा वो रहेगा, जो नहीं, जो मतलब उसको उस कंपटीशन को जीत पाएगा वो रहेगा, वही सर्वाइव करेगा। वन हु डू नॉट ओवरकम दोस कंपटीशन, that will not survive. Is it clear? For example, if we consider you students and say that you one who study hard and smartly, they will get selected. The one who do not will not get selected. Means competition में वही आएगा ना, आगे नाम तो उसी का आएगा ना। One who got selected means select कब होगा? जब वो अच्छे से मेहनत करेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। Whatever the strategic need for the selection of NEET or IIT, that should be done. और जो ऐसा करेगा ये तो हो ही नहीं सकता, कोई जादू तो है नहीं ना कि अपने आप हो जाएगी। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी होती है। तो वहां पर भी रेस है, यहाँ पर भी रेस है, मतलब कंपटीशन यहाँ पर भी है, और हर एक स्पेसी को भी क्या लगता है? कंपटीशन लगता है। जो नहीं कर पाएगा उसका नहीं होगा, जो करेगा उसका होगा। बात समझ में आ रही है क्या? So today we can see that eutherians are also found in Australia. Nowadays eutherians are also found in Australia because of the some of them evolved there and some of later were later transported by man. अब लोग को शौकीन होते हैं ना, कुछ को यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कुछ को वहां से यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह। इंसान अपने इसी बेस पे एक वो इंग्लिश में कहानी है, आई थिंक 9th और 10th में, जहाँ पर इसने एक फिश को किसको तो लेके जाता है, कोई सिल्लिंग या कोई एक एनिमल होती है जो समुद्र का होता है, तो उसको लेके जाती है। अब फिर उसकी फ्लाइट में उसको ले जाना अलाउड है नहीं, तो पता नहीं फिर क्या क्या सब होता है। तो ऐसे कहानी है इंग्लिश में आपकी। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है क्या? सर आपने सर बताया था उसकी इतने सारे जो वो जो लैंड मासेस है वो एक पूरा बन के पैंजिया बनता है कि वो पहले ये पैंगिया था और फिर बाद में वो सेपरेट हुआ है ना। ड्यू टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट ये सब के सब अलग अलग हो गए। हाँ। तभी तो आज हम लोग जानते हैं कि अलग अलग कंटिनेंट, 7 कंटिनेंट अपने पास है। हाँ। कितने कंटिनेंट है? 7 कंटिनेंट है, जिसमें एशिया आता है, अफ्रीका आता है, यूरोप आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है, साउथ अमेरिका आता है। इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं, इसके अंदर अलग अलग कंट्री, तो हम लोग कंट्री के बेस पे बात नहीं करते हैं। सिमिलरली जो एक स्पेसिफिक आपके पास क्या है कंटिनेंट है, उसका हैबिटेट समवॉट एक अलग टाइप का होगा। यहाँ के कुछ ऑर्गेनिज्म अलग पाए जाएंगे, जो ऑस्ट्रेलिया है उसका कुछ हैबिटेट अलग अलग होगा, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होगा, तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग होंगे। जैसे कंगारू वहां पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए नहीं जाते।
आखिर तो वो स्पेसीज सर्वाइव करेगा जिनके पास कंपटीशन कम होगा या फिर जो उस कंपटीशन को ओवरकम कर पाए। किसके लिए? रिसोर्स के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ सर। तो आपके पास ये था कि ये अलग अलग तरीके से सर्वाइव करते हैं। इसमें कुछ आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए। एक साइंटिस्ट है आपके पास, नाम है बीरबल सैनी। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? बीरबल की खिचड़ी नहीं, बीरबल सैनी। बीरबल सैनी, यस और नो? इसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी। और पैलियोंटोलॉजी क्या होती है, कौन बताएगा? एनीवन? Anyone has guts to explain this term paleontology? नहीं पता। Anyone? Sir, हाँ सर। study of fossil. मतलब इतने लोग आवाज में मालूम चल रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है। है सर, अपने फर्स्ट एविडेंस में बताया था। बताया था क्या? लिखा है बेटा? हाँ सर, वही। तो मैंने क्या बताया था आपको कि स्टडी ऑफ फॉसिल फिर को क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। तो बीरबल सैनी को इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी, यस और नो? इसमें एक अगला पॉइंट लिखिए, पैलियोंटोलॉजिकल एंड बायोजियोग्राफिकल जो इनका एविडेंस है ना, ये सबसे अच्छा माना जाता है। एविडेंसेस आर कंसिडर्ड as best evidence. Is it clear to all of you? और किसके सपोर्ट में हम लोग ऑर्गेनिक और इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे क्या? इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नजीबुल, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ, जैसे हम लोग बात की अभी पैलिएटिव और ओरिएंटल, these realms are separated by high Himalayan mountain। मतलब पैलिएटिव कौन था आपके पास, बताइए थोड़ा सा। पैलिएटिव कौन था? यूरोप। और ओरिएंटल कौन था? एशिया ना। these are separated by high Himalayan mountains, yes or no? the aquatic mammals like dolphin, whale, seal। अच्छा हाँ, जो कहानी में ना आई थिंक सील को लेके गया था। And porpoises don't have gill slits because their adaptation to aquatic life is secondary। जो एक्वेटिक लाइफ था उसके लिए जो एडेप्टेशन था वो क्या था? सेकेंडरी। इसलिए उनके पास क्या नहीं होती है? गिल स्लिट्स नहीं होती है। बात समझ में आ रही है क्या? कुछ क्वेश्चन कर ले क्या? पहला क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक because पहला ऑप्शन, it possesses character of reptiles and apes। Second option, it had character of reptiles and mammals। तीसरा ऑप्शन, it was a reptile not a bird। चौथा ऑप्शन, it had characters of non-chordates and chordates। Reptile and bird. reptile and Bird. रेप्टाइल एंड बर्ड सर। मैंने तो बर्ड तो बोला ही नहीं।
अरे मैंने बर्ड्स तो बोला ही नहीं ना। हेलो, सर थर्ड ऑप्शन क्या था? मैंने बोला रेप्टाइल एंड एव्स। हाँ वही। अच्छा वही, मतलब दोनों सेम चीज है क्या? हाँ अच्छा, मुझे लगा पता नहीं आप लोग अपने मन से बोल रहे हो। सबको मालूम है कि इसका मतलब क्या? हेलो, सर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organ in man is not vestigial? Epiglottis, ear muscles, vermiform appendix, nictitating membrane. ऑप्शंस रिपीट करेंगे? Nictitating membrane, epiglottis, vermiform appendix, ear muscles. Try to listen the options carefully. एपिग्लॉटिस। Not, do not say repeat again. Try to listen at once. According to recapitulation theory, what is true? First option, every animal began as an egg. Second, damaged body part are formed new. Third, offspring are like parents. Fourth, ontogeny repeats phylogeny. Anyone? तो थ्योरी कौन सी थी? Recapitulation theory. Recapitulation theory. इसका नाम सुनते ही आपको पूरा एक्सप्लेन स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए. So its answer will be the fourth, that is ontogeny repeats phylogeny. याद नहीं मत करना, कोई जरूरी नहीं. First question, homologous organs have dash and dash, मतलब ये हुआ similar origin, similar or dissimilar in function. Second option, dissimilar origin and structure. Third option, dissimilar origin and function. Fourth option, dissimilar origin and similar function. कॉमन और सिमिलर ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन. और इट में भी सिमिलर फंक्शन, लेकिन origin सेम होना चाहिए. Galapagos Islands are connected with which scientist? Wallace, Lamarck, Malthus, Darwin. सर क्या? Galapagos Islands are connected with which scientist? Darwin, Malthus, Lamarck, Wallace. So its answer will be Sir Darwin. next question. Prototheria have developed from dash. First is birds, second eutheria, third amphibia, fourth reptilia. एम्फीबिया. Sir reptilia होना चाहिए. The answer will be reptilia. Analogous organs are similar in origin, similar in structure, non-functional, similar in function. सिमिलर इन फंक्शन. डिफरेंट ओरिजिन. ये आपने अलग से अपना ऑप्शन ऐड किया क्या? जो ऑप्शन मिलता है उसी में करो ना. क्या ऑटोमेटिक शीट से बाहर फिलअप करना है क्या आपको? यू वांट टू रिजेक्ट योर आंसर शीट? आपका आंसर शीट ही चेक नहीं होगा ऐसा करोगे तो. The baby has been born with a small tail. It is a case exhibiting retrogressive evolution, mutation, metamorphosis, atavism. और इससे रिगार्डिंग नीट में सवाल पूछा गया है. एटाविज्म. Everyone, Sir. evolutionary history of an organism is known as phylogeny, ancestry, paleontology, ontogeny.
evolutionary history of an organism is known as, फर्स्ट ऑप्शन। क्या टर्म है, क्या बोलते हैं इसको? सर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वाला होगा, क्या फर्स्ट वाला है? फाइलोजेनिक। Which of the following provides most evident proof of evolution? Vestigial organ, embryo, morphology, fossil. सर ऑप्शंस रिपीट करो ना। Last time I said try to listen at once, okay? Fossils, morphology, embryo, vestigial organ. The answer will be एम्ब्रायो। Fossils. fossils. So write down the next topic, theories of organic evolution. ये हम लोगों ने बात किया था क्या? नहीं बात किया था ना? Theories of organic evolution. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ। पहला जो थ्योरी बात करेंगे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? लेमार्क के बारे में। लेमार्क, he said that theory of inheritance or of acquired character means, according to his theory, what he says that whatever the character acquired during their lifestyle, during their life process, during their entire life, and that are passed on to the progeny, that is the theory of Lamarckism. And this was the first logical theory of evolution that was proposed by French naturalist, नाम क्या था? जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। 1744 to 1829 तक वो रहा था, और इसने एक बुक लिखा था फिलोसॉफी जूलॉजी का। उसने क्या कहा था? बेसिक कंसेप्ट लेमार्क में क्या आता है? इंटरनल वाइटल फोर्स होती है। पहला क्या होता है? इंटरनल वाइटल फोर्स होती है। ड्यू टू दिस द प्रेजेंस ऑफ सम इंटरनल वाइटल फोर्सेस that all organisms have tendency to increase in size of their organ or entire body. पहला थ्योरी ये था। इस थ्योरी से वो ये कहना चाह रहा था कि जो जिराफ है, पहले दे हैव शॉर्ट नेक, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंजिंग, उसने अपने लॉन्ग में क्या किया? नेक में एलोंगेशन किया, क्योंकि उनका जो फूड हैबिटेट था ना, पहले ग्रासलैंड था, तो धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज होती गई, तो जो उनका फूड हैबिटेट था वो प्लांट बड़े होने लगे, तो पत्ते उसको ऊपर मिलेंगे। तो जिसने लॉन्ग को एक दिन में नहीं होगा, इसको टाइम लग गया काफी, इसको काफी टाइम लगा। तो जो लॉन्ग नेक को एलोंगेट किया उसको खाना मिलेगा, जब खाना मिलेगा तो सर्वाइव भी करेगा, जो नहीं किया वो मर जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स। यस और नो? Next we have effect of environment and new needs. Environment influences all type of organism. That changing environment give rise to new needs. जैसे जैसे environment बदलेगा, अरे उसकी need भी तो बदल जाएगी ना। So new needs or desires produce new structure. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Doctrine of desire बोलते हैं, और एपिटेंसी बोलते हैं। And change habitat of the organism. So habitat of organism will change, तो उसका नीड भी तो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इफ एन ऑर्गन इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड ओवर जनरेशन, it would be better developed, whereas जहां पर उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, that results in degeneration, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है आपके पास
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये सारा का सारा पॉइंट किसने दिया था, कंसेप्ट किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। और इस थ्योरी में, इस पॉइंट में क्या कहता है कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द न्यू कैरेक्टर्स डेवलप ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स, effect of environment and new needs or use and disuse of organ. All these acquired characters are inherited from one generation to another, मतलब from parents to offspring, by continuous inheritance through several generations. These variations are accumulated up to such extent that they can give new species. That they can give a new species. बात समझ में आ रही है क्या आपको? हेलो, हाँ सर। जैसे क्या हुआ, aquatic birds stretch their toes and develop web. जैसे आपने बत्तख वगैरह देखा होगा, डक वगैरह देखा होगा, उसके जो लेग्स होते हैं उसमें क्या होता है, वेब होता है ना, जिसके थ्रू वो फ्लिप करते हैं और तैरते रहते हैं। हाँ सर। एक एग्जांपल आपने नाम सुना होगा कि स्नेक के पास पहले क्या लेग हुआ करती थी, आज भी कुछ इंसेक्ट ऐसे जिनके पास लेग हुआ करती है, देखा है क्या आप लोगों ने? आज भी कुछ इंसेक्ट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास क्या होती है, लेग होती है। दे हैव लिम्स टू ट्रेवल और टू वॉक, चलने के लिए, भागने के लिए उनके होती है। आपने नहीं देखा है, मैंने देखा है। लेमार्क सेड दैट, अच्छा, ड्यूरिंग दिस दे लॉस्ट देयर लेग्स। So Lamarck said that evolution of life forms had occurred but driven by use and disuse of organs. Nobody believes this conjecture anymore. उसने तो क्या कहा था कि जो ऑर्गन को यूज होगा तो वो अच्छे से एडेप्ट होगा, जिसका यूज नहीं होगा वो वेस्टिजियल बन जाएगा। लेकिन इस थ्योरी को अब कोई नहीं मानता। अब भी ध्यान रहे, यहाँ पे वर्ड यूज किया है कंजेक्चर। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। पक्का? हाँ। जब ये इसने थ्योरी दिया तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था। हाँ, तो पहला थ्योरी हम लोग बात करने वाले किसका, लेमार्किज्म का। तो पहला लिखिए लेमार्किज्म। लेमार्किज्म, कुछ और मत समझ लेना ना, ये लेमार्किज्म ही है। इसको हम लोग दूसरा क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो सबको और अच्छे समझ में आएंगे, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसके लेवल से बात बाहर है। ठीक है? एंड दिस वाज द फर्स्ट लॉजिकल थ्योरी, दिस वाज द फर्स्ट लॉजिकल थ्योरी जिसने कुछ लॉजिक के बेस पर बात किया। ये नहीं कहा कि मर्ड से हो गया या फिर कुछ और चीज से आ गया। तो फर्स्ट लॉजिकल थ्योरी of evolution proposed by a French naturalist। सर एविडेंसेस खत्म है सारे। हाँ, इसमें आप लोग हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इनऑर्गेनिक, अपने पास कौन कौन सा इवोल्यूशन था? ऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक था। उससे पहले हम लोगों ने दो पढ़ा है ना, कौन कौन सा पढ़ा था अपने पास? हेलो, एक तो हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा था, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट में था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? केमिकल इवोल्यूशन पढ़ा था ना। हेलो, हाँ अरे पढ़ा सर। था क्या? हाँ सर। केमिकल इवोल्यूशन। फिर हम लोगों ने क्या बात किया था? एविडेंसेस ऑफ, बायोलॉजिकल अरे नहीं, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। देन फिर हम लोगों ने क्या बात किया? एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। फिर हम लोग तीसरा क्या बात कर रहे हैं? थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यही तो है। हेलो, पहला क्या बात किया था हम लोग? ओरिजिन ऑफ लाइफ बात किया था क्या, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या आपने दूसरा मेन सब हेडिंग क्या था? एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग बहुत सारा पढ़ा है, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो इसका आप नंबर में 3 दे सकते हो, तीसरा टॉपिक, ठीक है क्या? हाँ। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी खत्म, मतलब उसका एविडेंस भी खत्म, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंच नेचुरलिस्ट बोलते हैं। और नेचुरलिस्ट वो होते हैं जो कि नेचर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ठीक है ना। नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट, क्लियर है क्या? इसका पूरा नाम क्या था? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार, क्लियर। और इसने बुक लिखा था, बुक का नाम क्या था? फिलोसॉफी जूलॉजिका, 1809। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. शुड आई प्रोसीड? अरे आगे बढ़ूं क्या? No, sir. हाँ, ये पाठशाला नहीं है, धर्मशाला है। जब मन तब आओ, जब मन तब जाओ, ठीक है। अगला लिखिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ तो लेमार्क। no, sir बोला था। नो सर बोला था क्या? हाँ सर, डन। इसी के अंदर टॉपिक लिखिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लेमार्किज्म। ये सारी चीज एनसीईआरटी में अलग अलग जगह में लाइन लाइन में लिखी हुई है, ठीक है ना। इसमें पहला लिखिए, इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स, ये कुछ अंदरूनी कुवत होती है, एक अंदर इंटरनल नीड होती है जो उस ऑर्गेनिज्म को फोर्स करता है, that organism that they have to increase in their size of their organ or the entire body। जैसे elongation of neck, जैसे बच्चा छोटा होता है ना, अरे उसके साइज भी, हेड भी बड़ा होता है, हाथ भी बड़ा होता है, हर एक ऑर्गन्स बड़ा होता है। हम लोगों ने पढ़ा है नहीं, कुछ हम लोग पार्ट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बाद में उसके अलावा जो भी और सारे ऑर्गन सबका डेवलपमेंट होते हैं, यस और नो। एक Yes. सर्टेन एज तक सारे ऑर्गन्स की एनलार्जमेंट होती है, ग्रोथ होती है, मतलब साइज में क्या होता है? इंक्रीमेंट होती है, लेकिन ध्यान रहे अप टू सर्टेन एज। तो उसमें क्या बोलते हैं? इंटरनल वाइटल फोर्स। दिस फोर्स दैट ये कुछ बोलते हैं ना, कुछ अंदरूनी कुव्वत है, एक ताकत है जो ऐसा ऑर्गन को करने से एग्जिबिट करता है, मतलब उसको फोर्स करता है कि ऐसा करे। क्लियर है क्या? दूसरा क्या फैक्टर आपके पास, दूसरा क्या कंसेप्ट आपके पास? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरा क्या है? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। इसमें मैंने आपको क्या बताया? that in this concept that environment will influences all the type of organism। तो जैसे environment चेंज होगा, जब environment चेंज होगा तो नीड भी तो बदल जाएगी ना यार। जब नीड बदल जाएगी, so as new needs develop or new desire develop, that produces new structure
और इसी न्यू स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट करने वाले जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर बोलते हैं, या एपिटेंसी बोलते हैं, खैर इसकी जरूरत है नहीं आपको। एंड चेंज हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो उसका नीड भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम ये सारा का सारा कैरेक्टर ड्यूरिंग ग्रोथ ये एक्वायर्ड होती रहती है। जब एक जनरेशन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस तरह पास होता रहेगा और सारा का सारा जब वेरिएशन कलेक्ट हो जाएगी तो फाइनली एक नया स्पेशीज देगा। क्या देगा? नया स्पेशीज देगा। क्लियर है क्या? तीसरा कंसेप्ट क्या है आपके पास? यूज एंड डिसयूज। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ऑर्गन का कॉन्स्टेंटली यूज होगा ओवर जनरेशन टू जनरेशन, डेवलप होगा। then it will be better developed in function as well as structure, whereas जहां पर किसी ऑर्गन का डिसयूज हो जाएगा मींस उसका डीजनरेशन हो जाएगा, लाइक उसको क्या बोलेंगे? वेस्टिजल ऑर्गन बोलेंगे। जैसे कि कुछ आपके पास क्या होती है, पैरासाइट्स होती है जो कि बॉडी के अंदर रहती है ना। अब मान लो उसको मूव करने के लिए कुछ जैसे मान लो कुछ उसको कहीं पे अटैच होने के लिए सकर चाहिए, तो जब उसको कुछ खाना लेने के लिए कुछ उसको और स्ट्रक्चर चाहिए, फूड लेने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो जब मान लो कुछ पैरासाइट क्या होता है जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसको डाइजेस्टिव फूड मिलता है मतलब कि होस्ट के अंदर। जब उसको ऑलरेडी बनाया डाइजेस्टिव फूड मिल रहा है तो दोबारा वो क्यों डाइजेस्ट करेगा? बात समझ में आ रही है क्या? तो उसके रहते रहते क्या हुआ कि उनके जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, जो उनके इंटरनल वो सारी चीज है, वो सब क्या होगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसीलिए खास मैक्सिमम जो आपके पास पैरासाइट्स होती है उनके पास इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम या जो भी उनके ऑर्गेन्स होते हैं वो जनरली नहीं होते। खुद सोचो ना, जब ऑलरेडी उसको डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है तो काहे के लिए दिमाग लगाएगा वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए? बात समझ में आ रही क्या? इसको किसी और चीज में इस्तेमाल करेगा इवॉल्व करके। जैसे कि बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल एनवायरनमेंट भी होता है उसके लिए, उस पैरासाइट के लिए, तो उसके डिफेंस में काम लाएगा वो। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ सर। फोर्थ पॉइंट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसमें मैंने क्या बोला कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द न्यू कैरेक्टर्स डेवलप ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, न्यू नीड्स और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, and all these characters are inherited from one generation to next generation by continuous inheritance through several generation, and the variations are accumulated up to एक इतने हद तक वो हो जाए कि बिल्कुल ही वो एक नया स्पीशीज की तरफ बिहेव करे, मतलब बिल्कुल अपने पुराने स्पीशीज से अलग दिखने लगे, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक न्यू स्पीशीज बोलेंगे। इसमें आप लोग कुछ पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट, ड्यूरिंग the lifetime new characters develop due to internal vital forces। इंटरनल वाइटल फोर्सेस। दूसरा क्या था आपके पास? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट था क्या? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यस और नो? हेलो, न्यू सर नीड। इंटरनल वाइटल फोर्सेस क्या है? जैसे इंटरनल वाइटल फोर्स, अभी मैंने आपको बताया पहला पॉइंट, ऊपर में सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है
उसके अंदर की ये टेंडेंसी होती है कि अपने ऑर्गन की साइज को बड़ा करे या फिर पूरे का पूरा इंटायर बॉडी को बड़ा करे। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, जैसे आप भी कभी छोटे होंगी, तो आप एज इट इज छोटी ही हैं या फिर आपके ऑर्गन्स बड़े होने लगे हैं? हाथ बड़े होंगे, बड़े हुए होंगे, हेल्दी हुए होंगे, लेग्स बड़े हुए होंगे, हेड बड़ा, मुंडी जो आपका हेड है वो बड़ा हुआ होगा, एब्डोमेन है, थोरैक्स है, हेड है, ये सब के सब बड़ा हुआ होगा ना? या पहले के तो छोटा सा है, 1 इंच 2 इंच का? नहीं। बड़ा हुआ है ना? तो ये बॉडी के अंदर की टेंडेंसी होती है। वैसे ही जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल लिए, किसका? इलोंगेशन ऑफ जिराफ नेक। इलोंगेशन ऑफ जिराफ नेक किसका लिया? जिराफ का लिया ना। अगर वो उसके अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती तो सरवाइव कर ही नहीं पाता और वो फाइनली खत्म हो जाता, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो जाते। मतलब पहले वो नॉर्मली एक हिरन टाइप का एक नॉर्मली ऑर्गेनिज्म था। किस टाइप का? हिरन टाइप का। ज्यादा नेक ज्यादा लंबी नहीं थी, फिर थोड़ा सा उनके नेक में इलोंगेट हुआ, समवॉट हॉर्स लाइक हुआ। क्योंकि ना जो पहले मैं एग्जाम बना रहा हूँ, जैसे मान लो ये क्या है? ट्री है। पहले क्या हाँ था? सर, ग्रासलैंड था उसके पास। क्या था? ग्रासलैंड था, जो यहाँ पर वो खाना वाना अपना खाता था। मान लो क्या है आपके पास? ये कोई क्या है आपके पास? जिराफ है। क्या है? अरे क्या है? बोलो ना, जिराफ है ये। तो पहले इसका हैबिटेट, इसका फूड हैबिट पहले नीचे था, तो पहले इसको जरूरत नहीं पड़ी। अब जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वहाँ का फॉरेस्ट भी तो चेंज होगा ना, फूड हैबिट भी तो चेंज होगा, फॉरेस्ट भी चेंज होगा, इन्वायरमेंट सब कुछ बदल जाएगा। तो क्या प्लांट एज इट इज ना, प्लांट भी चेंज करेगा। तो प्लांट के हाइट में भी क्या हुआ? चेंजेस आया। तो प्लांट कुछ इस हाइट तक पहुंचने लगा। ठीक है? जैसे और Yes, sir. इन्वायरमेंट चेंज होती गई, इसकी हाइट और बढ़ गई, प्लांट की हाइट और बढ़ गई। बात समझ में आ रही क्या? हेलो? अरे नेक्स्ट में क्या होगा? अगर ये अपना लॉन्ग को इलोंगेट नहीं करेगा, अपना लॉन्ग को अगर इलोंगेट नहीं करेगा, तो उसको क्या फूड हैबिट मिलेगा क्या उसको? नहीं। तो फिर मर जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे इवॉल्व हो गए, सारे के सारे एडेप्ट कर गए। तो जिसने लॉन्ग नेक को इलोंग किया, इलोंगेट किया, मतलब अपने गर्दन को लंबा किया, अरे तभी तो जिराफ का नेक लंबा होता है ना, अच्छी खासी लंबी होती है। देखा है क्या जिराफ को आप लोगों ने? तो जिसने किया वो सरवाइव किया, इसलिए क्या हुआ? जो 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 नहीं किया वो मरते गए। अब मरते गए तो मतलब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते क्या वो लोग? जिससे आप लोग आज फ्यूल्स वगैरह का यूज करते हो, पेट्रोल डीजल कहाँ से बनता है? एनिमल से तो बनता है। और कोल वगैरह किससे बनता है? प्लांट्स वगैरह से बनता है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ सर, इस तरीके से समझे। और ये इलोंगेट करता गया, तो इस तरीके से बदलता गया। इसलिए फाइनल इलोंगेशन क्या होता है? जिसने फाइनली सर्वाइव किया, जिसने फाइनली इसको अपने आप को इलोंगेट किया, वही क्या होगा? सर्वाइव करेगा। और वही इसलिए आपको इलोंगेटेड नेक्स मिलते हैं। छोटे छोटे नेक वाले जिराफ दिखेंगे नहीं आपको, वो तो पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसा थ्योरीज कहती है, हकीकत में है क्या है आई डोंट नो। ठीक है ना? हाँ सर। थ्योरीज ऐसा कहती है। ठीक है ना? यहां तक सबको समझ में आया क्या? जैसे मैंने क्या बोला, न्यू नीड्स होंगे आपके पास। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है इसमें यूज और डिसयूज। यूज एंड डिसयूज। जिस ऑर्गन का यूज होएगा वो अच्छे से डेवलप करेगा, जिसका यूज नहीं होगा वो डीजेनरेट हो जाएगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया अभी कुछ पैरासाइट्स के बारे में। हेलो? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, बोल सकते हो। हेलो? समझा। समझा। आगे बढ़ो क्या? हाँ, इसी के नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए इसके अंदर। सो ऑल दीज एक्वायर्ड कैरेक्टर, all these acquired characters
आर इनहेरिटेड, जब क्लास में ग्रुप में टाइम टेबल शेड्यूल डलता है ना क्लास के लिए, तो उसको आप लोग देख लिया करना ना। आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन आप एक सेकंड पीछे जनरेशन। जा सकते हैं क्या? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। दिस इज द फोर्थ स्लाइड। All these acquired characters are inherited from one generation to the next generation. Clear क्या? And this will happen by continuous inheritance through several generations. The variations are accumulated up to such extent जो आपको नया स्पीशीज दिखने लगे, जब आपको नया बिल्कुल ही अपने पहले वाले से अलग दिखने लगे, और उसको हम लोग क्या, दैट विल बी अ न्यू स्पीशीज। हाँ कि ना? दैट they can give rise to new species। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। जब आप जिराफ को देखेंगे तो उनका जो फोर लिम्ब होगा वो थोड़ा सा हाइट में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द हाइंड लिम्ब। यस और नो? तो इसमें एग्जाम्पल में लिखिए आप लोग। पहला एग्जाम्पल में लिखिएगा लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्ब, मतलब अगला दो पैर, फोर लिम्ब ऑफ जिराफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फोर लिम्ब ऑफ जिराफ। लेमार्क ने क्या कहा? और ये इसने एग्जाम्पल किसका दिया? जिराफ के बारे में दिया। who in attempt to forage the leaves on all trees and had to adapt by elongation of their neck। जो पत्ते के जो लीफ वगैरह थे, जो उसका फूड हैबिट था, जो उसको खाते थे, जब वो धीरे धीरे कहाँ हो गया, उसकी हाइट बढ़ती गई, मतलब नीचे से हटती गई, उसको मजबूरन में क्या करना पड़ेगा? अरे लो, जैसे कि आप ऑर्गेनिज्म है, अब जैसे कि खाने के कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे अपने अगर बॉडी की भी बात करूं, जैसे मान लो कि आपने बॉडी के सेल को क्या लगता है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में क्या क्या लगता है, जैसे आप लोगों ने भी जस्ट कुछ ही टाइम पहले पढ़ा होगा। पहला पहला रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है अपने पास? फर्स्ट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? हेलो सर पायरुवेट बनता है ना। इतना जूते मारूंगा तुम्हारा दिमाग 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 था ना ठंडा हो जाएगा। मैंने बोला फर्स्ट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। है ना सर? सर ग्लूकोज क्या है? सर कार्बोहाइड्रेट
फैट सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना? तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना। हाँ सर। तो आपने पहले अपने बुक में ये पढ़ा है या मैम ने आपको ये पढ़ाया है कि पहला जो रेस्पिरेटरी सबसे वो ग्लूकोज होता है? नहीं सर। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में फर्क होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। उसके बाद फिर क्या होगा अगर ये ना रहे तो? देन हु विल एक्ट? Fats, देन फिर? protein, देन फिर? nucleic acid, देन फिर? जब लास्ट में सब खत्म हो जाए तो जरूरत पड़ने पर अपने सेल को ही वो खत्म करने लगते हैं, मतलब अपने सेल को ही खाने लगते हैं। इस नीड है तब ना, वैसे ही यहाँ पर होती है। तो जब उसको खाना नीचे नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उसको मजबूरन नेक को एलोंगेट करना पड़ेगा ना। एक दिन मैंने धीरे धीरे करते 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 कभी न कभी उसका लॉन्ग एलोंगेट स्टेज होते होते, अरे होगा कि नहीं होगा, लॉन्ग एलोंगेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो जो जिसका लॉन्ग जिसने अपना नेक को एलोंगेट कर लिया दैट विल सर्वाइव। जो नहीं कर पाया वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। यस और नो? as the these adapted मतलब they adapted by elongation of their neck, as they passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generation, मतलब जो incoming generation है, the giraffes slowly over the years came to acquire the long neck. yes or no? अगला इसमें एग्जांपल आपके पास, जो एक्वेटिक बर्ड्स थे, जो एक्वेटिक बर्ड्स थे, they stretched their toes and developed web. क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? अरे उनका लेग ऐसा होता है ना, अरे ऐसा होता है क्या? हाँ सर। ये बीच में ये खाली खाली होती है, उसने क्या किया, यहाँ पर एक वेब बना डेवलप कर लिया। अरे ये इसको जैसे नाव वगैरह जो मैनुअली जो नाव चलाते हैं, जो एक कुछ पतला सा कुछ चौड़ा सा ऐसा कुछ होता है क्या, जिससे वो जो जो नाव चलाने वाला उसको इसको कंटिन्यूसली चलाता रहता है। हाँ सर पता है। हाँ, क्या उसको बोलते हैं, पतवार या कुछ बोलते हैं उसको। तो इनके थ्रू क्या करता है, एक्चुअली पानी को धकेलता है ना, तो ये वेब का डेवलपमेंट करेगा। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट आपके पास जो अगला एग्जांपल है, पहले स्नेक्स के पास क्या हुआ करती थी? लेग्स हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? लेग्स हुआ करती थी। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसने अपना लेग्स को हटा दिया। आज भी कुछ लेग्स के पास मतलब कुछ स्नेक्स के पास क्या होती है, लेग वगैरह होती है। आप लोगों ने नहीं देखा हो पर मैंने देखा है। क्लियर है क्या? लॉस्ट देयर लेग्स नॉट एग्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो? अच्छा, हाँ, तो फाइनली हम लोग एक पॉइंट कह सकते हैं कि लेमार्क सेड दैट, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेमार्क कह रहा है, द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स had occurred but driven by use and disuse of organs, and now nobody believes this conjecture in anymore. मतलब इन मन ग्रंथ कहानी को कोई अब यकीन नहीं करता है यूज और डिसयूज में। क्लियर है क्या? अच्छा, जब थ्योरी आती है ना, इसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं। क्या होते हैं इनके? क्रिटिसिज्म भी होते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट है, नाम है विजमैन। क्या नाम है उसका? विजमैन। अरे क्या नाम है? Weismann, विजमैन। इसने क्या कहा कि थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, इसने क्या किया, विजमैन कट ऑफ द टेल्स ऑफ रैट फॉर मेनी जनरेशन। अरे अगर उसका जो आपका जिराफ वाला थ्योरी था, जो मतलब लेमार्क वाले थ्योरी था
कि यूज अगर नहीं होगा, डिसयूज अगर डिसयूज और यूज पे बेस पे ये एक्वायर्ड कैरेक्टर होगा, तो इसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए। और इस तरीके से 22 जनरेशन तक उसने क्या किया, उसके टेल को कट कर दिया, फिर ब्रीड कराया, बट टेललेस या रिड्यूस टेल रेट कभी तो पैदा ही नहीं हुआ। पहला उसने एक्सपेरिमेंट ये किया। उसने फिर क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट क्या 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 किया उसने, रैट्स के टेल को काट दिया, पूंछ को काट दिया उसने। देखो एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते ना। अब क्योंकि उसको गलत साबित करना था तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसने दिमाग लगाया और क्या किया, उसके पूंछ को काटता गया। कितने जनरेशन तक, 22 जनरेशन तक। अब फिर उसको क्या किया, आपस में ब्रीड भी कराया, मतलब रिप्रोड्यूस करवाया, मतलब रिप्रोडक्शन करवाया, लेकिन कभी भी टेललेस या रिड्यूस टेल रेट कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो इससे ये वो गलत साबित करना चाह रहा था कि उसने क्या कहा था, जो यूज अगर डिसयूज ना तो ये होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये हो गया। तो इनके बेस पे विजमैन ने एक थ्योरी दिया, उसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। According to this theory of germplasm, we have two types of protoplasm present in an organism. एक होता है germplasm, एक क्या होता है germplasm, एक होता है somatoplasm. Somatoplasm कहाँ होगा, सोमेटिक सेल में होगा। germplasm कहाँ होगा, जर्म सेल के अंदर होगा। क्लियर है क्या? As there is continuity of generation, मतलब in continuity of generation there is germplasm and the variation influencing the germ cell only inherited but somatoplasm but not the somatoplasm that is transmitted to next generation. अरे जो कुछ भी इनहेरिट होगा, क्योंकि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है वो तो गैमीट से ही तो जाएगा ना, किसे जाएगा, इसी गैमीट के पास जो इनके पास होएगी, जो कैरेक्टर इनके पास होएगा उससे तो जाएगा ना। यहाँ पे इसके पास सोमेटिक सेल थोड़ा ना आ रहा है, तो दिस इज द स्पर्म सेल एंड दिस इज द ओवम सेल। आगे ना जो कैरेक्टर इनके पास होगी, अरे वही तो बच्चे में जाएगा ना, वही तो ऑफस्प्रिंग में जाएगा। हेलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? हाँ सर। तो क्या बोला कि ड्यूरिंग दिस, और वो जो सारा का सारा कैरेक्टर किसमें हो रही है, एलोंगेशन वगैरह सबके सब किसमें हो रही है, सोमेटोप्लाज्म में तो हो रही है यार। सोमेटोप्लाज्म नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसने ये कहा कि देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म एंड वेरिएशन इन्फ्लुएंसिंग द जर्म सेल ओनली are and these are only inherited but somatoplasm is not transmitted to next generation, hence it does not carry variation to next generation, जिनकी वजह से कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्लियर है क्या? एक इसने अगला एग्जांपल लिया, बहुत समझने वाली बात है। जैसे कि अपने इंडियन, क्या पॉइंट बोला, किस में चेंज होगा किस में नहीं होगा, समझा नहीं। अपने पास एक जर्म प्लाज्म है, मतलब जर्म सेल है, एक अपने पास सोमेटिक सेल है, सोमेटोप्लाज्म। किसमें होना चाहिए, जो अगले जनरेशन में जाएगा, जिसमें अगले जनरेशन में जाएगा उसमें तो बदलाव आएगा ना, वही तो, अगर बदलाव होगा तो वही तो आगे ट्रांसफर होगा ना। तो उसमें कौन सा होगा, हाँ कौन सा, जर्म सेल ना। अभी तो पढ़े हो गैमेट्स और स्पर्म के बारे में कुछ टाइम पहले, कुछ ही क्लास पहले, याद है क्या? हाँ, एक बहुत अपना एक अच्छा समझने वाला एग्जांपल है इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के लिए। देखो क्रिटिसाइज करने के लिए अपने को बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं, सबूत इकट्ठा करने के लिए, मतलब या फिर किसी को थ्योरी को डालने के लिए ना, एक दूसरे की ना पेंट गीली हो जाती है ना। क्या हो जाती है, पेंट गीली हो जाती है। मतलब ये हुआ कि बहुत मुश्किलें होती है, मतलब दूसरे को गलत कहना, ये करना वो करना बहुत आसान होता है, पर सही चीज देना बहुत ही मुश्किल होता है। सो मैंने क्या बोला, अपने इंडियन सोसाइटी में आपने देखा होगा कि यहाँ की जो अपनी यहाँ औरतें वुमेन्स होती है, वो अपने नाक कान वो करती है ना, क्या बोलते हैं, बोरिंग छेद करवाती है। आप में से कौन कौन कराया है? मैंने कराया सर, कान। पियर्सिंग तुमने कराया क्या? कान में नाक में? नहीं, क्यों, नाक में नहीं कराते? मुझे नहीं पसंद। आर्यन ने कराया सर। नाक में? नहीं सर। कान में, वो कान में कुछ उसका भी कुछ होता है, कंसेप्ट होता है करने का।
बहुत लोग कराते हैं। हाँ, तो ये तो जब से वो मतलब कि मान लो तो 5-7 साल में ये लोग करवाते हैं ना, 5 to 7 ईयर्स, जो भी उसका रिस्पेक्टिव एज होता है। तो तब से लेकर ये 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, इवन 100 ईयर्स तक, मतलब जब तक इसका बच्चा होता रहे, तो ये तो कैरेक्टर इनहेरिट करना चाहिए ना। लेकिन कभी आज तक देखा है क्या कि जो उसके ऑफस्प्रिंग हो गए, उसके पास जो कान आया, नोज हुआ, वो छेद किया हुआ वाला आया? नहीं सर। कभी से ट्रांसमिट नहीं हुआ ना। तो बेसिकली ये सब जो भी कैरेक्टर इनहेरिट होंगे, वो कौन से होंगे? रिप्रोडक्टिव वाले होंगे, मतलब जनरेटिव सेल वाले होंगे, मतलब क्या होगा, जर्म प्लाज्म वाला होगा, मतलब जो कि गैमेट में इन्वॉल्व रहेगा। हाँ, अगर ये चीज गैमेट के पास अवेलेबल है, ये इन्फॉर्मेशन, तो अगला जनरेशन में आएगा। अरे हम तो कर रहे हैं कान में छेद, तो ना गैमेट सेल को हम लोग कुछ चेंज कर रहे हैं, हम तो सोमेटिक सेल में कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो वहां से कहाँ पर होगा? मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? सर ये सारा चीज जर्म सेल या सेक्स सेल के पास होती है, सोमेटिक सेल के पास होती ही नहीं है। सो ऐसा चीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाक वाक करवा लेना, अच्छा रहेगा, समझे क्या? समझे? नाक अच्छा नहीं लगता, खैर अपना अपना चॉइस है। तो मैंने क्या बोला आपको, जर्म प्लाज्मा हो गया क्या अपने पास? अच्छा, इसका क्रिटिसिज्म था ना, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म। और ये देने वाला कौन था? विजमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। उसने क्या कहा कि जर्म प्लाज्म ही कंटिन्यू करता है। तो मैं इसमें ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं सर, वो समझा। समझ में गया ना? तो क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म हो गया, क्लियर है क्या? और उसने क्या कहा कि जर्म प्लाज्म है, सोमेटोप्लाज्म है, तो जर्म प्लाज्म कंटिन्यू करती है, मतलब एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन होती है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, जो कुछ उसमें है, वो सारा का सारा ट्रांसफर होगा, सोमेटिक वाला जाएगा ही नहीं। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, जो आज एक रिसर्च चल रही है आपके पास, क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी वाला, स्टेम सेल से क्या एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की, वो कहाँ आज तक हो पाया? मतलब अपने सेल से, अरे यही अपने पास सेक्स सेल थोड़ा ना है, जो है कहाँ पर, वो टेस्टिस या ओवरी के अंदर होती है ना, उसके अलावा कहीं तो होती ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे उसी तो ऑफिस में बनेगा ना। हाँ सर। ये वाला हो गया जर्म प्लाज्मा और सोमेटोप्लाज्म। बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना एंड नोज इन इंडियन वुमेन नेवर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। चाइनीज वुमेन यूज्ड टू वियर आयरन शूज in order to have small feet, but they have also still they have normal feet। ऐसा होना चाहिए ना कि पैर छोटे हो करने के लिए पहन रही है, तो जो आने वाले जनरेशन उसका भी पैर छोटा हो। तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ रही है क्या? ये डिपेंड करता है कि आपके गैमेट्स में, आपकी स्पर्म में और आपके ओवम में क्या सा कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। एक अगला थ्योरी आती है आपके पास, अगला थ्योरी क्या आती है, नियो लेमार्किज्म। न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू लेमार, न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू। और लेमार्किज्म कहाँ से है, लेमार्क से है। सो अकॉर्डिंग टू न्यू लेमार्किज्म, changing environment may create some physical and chemical change in the somatoplasm of an organism which may affect their germplasm also, and such acquired character can inherit, yes or no? Many experiments were done to support the theory of Lamarck which do not convincing and satisfactory। बहुत सारी चीज किया गया जिससे नहीं तो ये कन्विंस कर सका, नहीं ये लोग से सेटिस्फाई हो सके। तो न्यू लेमार्किज्म में क्या कहता है कि जो कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से दैट क्रिएट सम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द सोमेटोप्लाज्म ऑफ द जर्म ऑर्गेनिज्म, यस और नो? जब ये सोमेटोप्लाज्म में चेंजेस होगा विच अफेक्ट देयर जर्म प्लाज्म, अगर जर्म प्लाज्म में चला गया
तो क्या होगा, ऐसा कैरेक्टर इनहेरिट भी होगा, यस और नो। लेकिन इसका कोई कन्विंसिंग और सेटिस्फैक्टरी प्रूफ नहीं दे पाया। क्लियर है क्या? ये हाँ था आपके पास न्यू लेमार्किज्म के बारे में। इज इट क्लियर? यस अगला थ्योरी आपका, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, लेमार्किज्म के बारे में। दूसरा थ्योरी का नाम लिखिए, दैट इज डार्विनिज्म। क्या नाम लिखना है? डार्विनिज्म। इसका अपने टाइम में ना बहुत दबदबा था, मतलब डॉन की तरह था, जैसे पुराने जमाने में होता था ना मुंबई का डॉन। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो वैसे ही, क्या बड़े 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 शान से बोल रहे, हाँ सर। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, थ्योरी ऑफ। ये बहुत आदमी शातिर था, क्या था, बहुत तेज तरह दिमाग वाला था। जहां पर कुछ नहीं आता था ना, वहां पर शांत रहता था, या फिर बात को ऐसे बोलता था जैसे सामने वाला गलत बोल रहा है, भले उसको पता ना हो। ठीक है क्या? पर तुम्हें शांत नहीं रहना है। जो खामोश रहा वो गया काम से, जिसने बोला वो राज किया। क्लियर है क्या? सर क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म में कुछ नहीं लिखना? मैं इतनी देर से क्या हिस्ट्री बोल रहा था? सर समझ में लिखना, समझ में समझ में आया क्या उसमें? वो समझा बट लिखना नहीं है। क्या लिखना? कुछ भी लिखना नहीं उसमें। याद रहेगा क्या तुम्हें? मैंने उसमें क्या एक बोला था, रेड के बारे में बोला। उसने क्या किया वीजमैन ने, क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्क के बारे में बाई वीजमैन कर लीजिए, इसको इतना लिख लीजिए आप। ठीक है ना? वीजमैन, इसने क्या कहा, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी germplasm। समझ में आई क्या? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ germplasm। पहला मैंने, अरे अभी तो मैंने बोला कि इयरिंग वाला, नोज पिन वाला, और क्या बोला, टेल वाला, ये तीनों आपको याद रखना है। अरे याद रहेगा क्या? हेलो हेलो, याद नहीं रहेगा ना? अपना अपना नोज भी छेद करवा लेना ना, ताकि आपको तीनों याद रहेगा। अभी तो आप लोग रैट में पढ़ ही रहे होगे, इसमें जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, जिसमें रैट्स में एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है क्या? स्टार्ट नहीं हुआ मॉलिक्यूलर हम लोग। अभी स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं सर। कब होने वाला है? सर ये वीक तो पूरा प्रैक्टिस ही करेंगे मैम ने बोला, और पेडिग्री भी बाकी है। चलो कोई नहीं, जब शुरू हो जाए तो पार्टी दे देना ना। जब शुरू हो जाए तो पार्टी दे देना। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है क्या? यहाँ का मतलब क्या हुआ, दैट इज सेलेक्टेड बाय नेचर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। हेलो, या इसको क्या बोलते हैं, डार्विनिज्म बोलते हैं। इसका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिसने, जो इसकी पैदाइश हुई थी 12 फरवरी 1809 में। ये भी एक अंग्रेज था, मतलब इंग्लैंड का रहने वाला था। जब हम लोग पहला लेक्चर पढ़े थे ना, तो वहां पे मैंने एक बताया था आपको, HMS बीगल नाम से शिप, याद है क्या? मतलब जब ये पैदा कब हुआ, 1809 में ना, तकरीबन 2 साल इधर और उधर कितना, 31 मीन टू से कितना हो गया, मतलब 22 साल की उम्र में ना, 22-23 साल की उम्र में ये एक रिसर्च करने के लिए निकला। क्या करने निकला ये? रिसर्च। और किस में? उस शिप का नाम क्या था? HMS बीगल शिप। क्या नाम था? HMS बीगल शिप, जो कि 27 दिसंबर 1831 में वो निकला था।
और वापस कब आया था? तकरीबन 4 साल बाद, 4 साल नहीं 5 साल बाद, 2 अक्टूबर 1836 थ्रू साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड गैलापागोस आइलैंड। ठीक है ना? इन सब जगह जाकर उसने देखा और डार्विन फिंच दिया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस दिया, नेचुरल सिलेक्शन दिया, वेरिएशन एंड हेरिडिटी दिया। तो जब ये थ्योरी है ना, इसका भी क्रिटिसिज्म है। जो थ्योरी होगा तो क्रिटिसिज्म भी होगा, क्योंकि हेल्प तो कोई नहीं करेगा, पर उंगली करने वाले बहुत सारे होंगे, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन देने वाले बहुत सारे होंगे। तो इस बेचारे का नाम क्या था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अच्छा, मेंडल जो सक्सेस क्यों नहीं हो पाया था? अरे मेंडल भी तो इसी के टाइम का था ना? हाँ सर। हेलो, उसकी पैदाइश कब हुई थी मेंडल की? नहीं मालूम। 1807। इसी के आसपास का होगा। पता है, ये जो ये आपका ये है, क्या नाम उसका, डार्विन है, अपने टाइम में बहुत फेमस था। इसलिए ना लोग अगर ये नहीं होता तो शायद जो आपका वो था, क्या नाम उसका, मेंडल, वो कामयाब हो जाता और उसके रहते रहते, जिंदा रहते रहते उसको उसका क्रेडिट मिल जाता। लेकिन होता है ना, कभी कभी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले की ना समझ के बहुत दूर की बात कह जाते हैं। सामने वाले की इतनी हैसियत ही नहीं कि उसकी बात को समझ पाए। वैसे कुछ इसके साथ हुआ था। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें छोटे सिंपल से लैंग्वेज में कह दिया, जो लोगों का लगा नहीं, अरे ये तो बकवास है, क्योंकि प्रूफ था नहीं ना उनके पास। जैसे आज मेरे पास प्रूफ नहीं है, जब मैं कहता हूँ कि नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं प्रूफ नहीं है ना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा नहीं पढ़ोगे तो। वैसे तुम लोग भी नहीं मानते हो। वैसे डार्विन, वैसे मेंडल के जमाने में, मेंडल के भी लोग, वहां के भी उस टाइम में लोग नहीं मानते थे। जैसे आज तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। फील्ड अलग अलग है, चीज एक ही है, मानने वाले चीज। तो मैंने क्या बोला? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? यस सर। और पैदाइश हुई थी इंग्लैंड में 1809 में 12 फरवरी। क्लियर है क्या? उसने ट्रेवल किया कहाँ पर? डार्विन ने ट्रेवल्ड बाय शिप। का नाम कभी भी पूछी जाती है तो मैंने पहले भी बताया था, और ये वाला वो शिप वाला लेक्चर अभी भी उसमें यूट्यूब में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। HMS बीगल। अरे कौन सा बीगल? ईगल नहीं, बीगल। ईगल मतलब कुछ और होता है। HMS बीगल शिप जो लेफ्ट किया था, मतलब जर्नी शुरू हुई थी 27 दिसंबर 1831 और वापस कब आया था? 2 अक्टूबर 1836। क्लियर है क्या? अरे बतुआ समझ में आ रही है? आगे बढ़ूं क्या? यस सर। हाँ। उसने कौन कौन से एरिया से ट्रेवल करते हुए आया था? साउथ अमेरिका, S4 क्या है? साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, व्हाट हैपेंड, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा नाम मैं भूलना, बताइए तो थोड़ा सा। एल्पिनोस आइलैंड। गैलापागोस गैलापागोस। गैलापागोस आइलैंड, हाँ कि ना? इन शिप के थ्रू, बताओ इन 4 साल, इन 5-6 साल में उसने कैसे कैसे मुसीबत झेला होगा इस काम को करने के लिए। खाना वाना कैसे खाया होगा, क्या खाया होगा, कैसे रहा होगा, उसी को पता है ना। तो इन सारे जगह में उसने अलग अलग जगह देखा, उस सबको, हैबिटेट को देखा, और कुछ देखते देखते उसने कुछ बुक लिखा है, मतलब अपने स्टडी के दौरान, अपने कुछ उसके दौरान। पहला बुक उसने लिखा जो काफी, डार्विन के कुछ काफी बुक्स भी हैं, लेकिन ये जो खुद इन्फ्लुएंस हुआ था ना, एक हम लोगों ने साइंटिस्ट का नाम पढ़ा, माल्थस नाम पढ़ा था क्या? एक चार्ल्स लियल का नाम सुना था, हम लोगों ने पढ़ा भी था। इन दोनों ने एक अलग अलग बुक लिखा है, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट है, पढ़ने वाला शौकीन होगा, तो ऑब्वियसली अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ते होंगे।
तो पहला जो बुक दैट ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, पहला बुक था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसने माल्थस ने लिखा था। अगला था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जिसमें अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, वो उसका राइटर कौन था, जिसको लिखने वाला कौन था, चार्ल्स लियल। तो इन दोनों बुक को पढ़ के वो काफी इन्फ्लुएंस हुआ और निकल गया गैलापागोस आइलैंड के सफर में, ठीक है ना। जैसे एक वो नहीं है, 7 समंदर पार करके आ गया तेरे पीछे, वैसे ये भी उसके रिसर्च में निकल पड़ा और कुछ ना कुछ तो लेके ही आएगा यार, कुछ ना कुछ तो लेके ही आएगा। जब निकला हूं तो कुछ ना कुछ हासिल करके ही आऊंगा, पर पता नहीं आप लोगों का क्या होगा। जैसे पता है ना, मुझे मुर्गी को पता नहीं कि उसके अंडे का क्या होने वाला है, वैसे मुझे भी पता नहीं कि तेरा क्या होने वाला है। तवे पे फ्राई होगा या कुकर पे बॉयल होगा, अरे हाँ कि ना। तो एट द टाइम ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, इन ये बुक का नाम जरूरी है, इन्फ्लुएंस्ड बाई 2 बुक्स। और कौन इन्फ्लुएंस होने वाला था, वो डार्विन। पहला बुक क्या था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, इस पर एक बुक लिखा गया था बाई माल्थस। इज इट क्लियर। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, अरे हाँ कि ना। and it was written by Charles Lyell. हेलो। हाँ सर। एक साइंटिस्ट है आपके पास, अल्फ्रेड वेलेस, क्या है, ये भी एक नेचुरलिस्ट है, जो कि कहाँ पे काम करता था, मेले आर्पिलेगो। ये दोनों अलग अलग थे, एंड उनके पास भी कुछ सिमिलर कंक्लूजन निकला था सेम टाइम पे, जो कि उसने फिर क्या किया, उस ऐसे कंक्लूजन को डार्विन को भेज दिया चार्ट के फॉर्म में। एंड दी जो उसने थ्योरी बनाया लिखा था, दैट वाज लेटर एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन, अपने बुक में उसने लिखा था। और उसका बुक का नाम क्या था, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859। क्लियर है क्या। तो यहां तक रखते हैं हम लोग इन्फ्लुएंस तक, ताकि आप भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाओ, थोड़ा सा कुछ सीखो, पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है क्या। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा आप लोग आगे पढ़ के आइएगा, ठीक है। आगे क्या क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म पढ़ना है, जैसे आपको एनसाइड में थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ होगा, ओवर प्रोडक्शन है, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, वेरिएशन एंड हेरिडिटी है, नेचुरल सिलेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज है। फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे डार्विन का क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे लेमार्क और डार्विनिज्म को। देन फिर अपने पास म्यूटेशन थ्योरी है। फिर उसके बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में हम लोग बात करेंगे न्यू डार्विनिज्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीन का वेरिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट बात करेंगे, और बोटल नेक हम लोगों ने पढ़ाई था, फाउंडर नेक पढ़ना है आप लोगों को, अपने लोगों को। फिर नेचुरल सिलेक्शन में हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, फिर हम लोग बात करेंगे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद फिर होगा नेचुरल सिलेक्शन में जेनेटिक बेसिस क्या था, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है क्या, जिसमें स्टेबलाइजिंग है, डिस्टेबलाइजिंग है, पीक है, क्या क्या है। फिर डिसरप्टिव सिलेक्शन उसी में आएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आएगा। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, ठीक है। आज के लिए सर एक इतना। सेकंड पिछले स्लाइड पे जाएंगे।